MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और दर्शकों, आज की सबसे बड़ी और पहली खबर आपको बता रहा हूं। आज एकाएक मध्य प्रदेश के उज्जैन में पत्थर बरसने लगे, और ये पत्थर बरसाने वाले कैमरे में कैद हुए हैं, शहर को जला दिया है। लेकिन आज बताऊंगा इसके पीछे कौन है, उससे पहले ये देखिए। से रिश्ता टूटता ही नहीं है। ये 15 मिनट के लिए तो बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो क्यों ना एक बार 15 मिनट हमें भी दे दिया जाए। अरे मैं तेरे को छोड़ा इतने दिन, तू वाकिफ नहीं, हम लोग बहुत खतरनाक खानदान के लोग हैं यार। इधर खींच के बता, कुत्ता बना के मारेंगे। अगर वो आपके 2 लोगों को मानते हैं तो जिंदा जलाना आप उनके 100 लोगों को खत्म करोगे, तब जाकर शांति आएगी। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है। दर्शकों, आज आपको बताऊंगा कैसे ये पूरा खेल चल रहा है, और ये नफरती जगह जगह है। पहली तस्वीर आप देखिए, उज्जैन में उपद्रवियों ने कैसे बसों में तोड़फोड़ किए। 1 2 नहीं, आधा दर्जन बस में तोड़फोड़ की आग लगा दी। एमएन सुनाइए। और दर्शकों, इधर आप देखिए, बस में तोड़फोड़, उसके बाद आग लगा दी गई। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कैसे लाखों करोड़ों की बस को आग लगा दी गई, और ये सिर्फ नफरत के लिए किया गया है। वहां पर कौन हिंसा भड़का रहा है, इसके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर आपके सामने। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। दर्शकों, देख रहे हैं आप, ये पूरा इलाका है, वहां पर एक और बस है जहां पर आग के हवाले कर दिया। ऐसे देखिए आप, यहां पर पुलिस वाले पहुंच गए, और स्थिति को देखते हुए इलाके में एक्शन की भी तैयारी है। लेकिन सवाल ये कि आखिर बसों में आग क्यों लगाई। देखिए, 1 2 3 बस खड़ी हुई है जहां आग लगा दी गई। सुनवाइए। अब दर्शकों, ये तस्वीर आप देखिए, और इस पर रहिएगा, इसे फुल फ्रेम ना करें। देखिए, बजरंगबली बने हुए हैं, यानी देवी देवताओं की तस्वीर जहां दिखी, उस गाड़ी को तोड़ दिया गया। देखिए आप, ये लगभग आधा दर्जन गाड़ी है जहां पर तोड़फोड़ की है, पूरी गली में तोड़फोड़ की है। फुल फ्रेम दिखाइए, कैसे एक एक चिन्हित करके हिंदुओं की गाड़ी पर हमला किया गया। तस्वीर आपके सामने है। अब दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, ये लोग कैद हुए हैं कैमरे में, कैसे ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। सिर पर टोपी लगी हुई है, यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे एकाएक नमाज के बाद ये हमला किया गया है। वहां पर चश्मदीदों ने यही दावा किया है।
अब आपको सबूत दिखाता हूं, ये देखिए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, पूरी गली में पत्थर ही पत्थर है। देखिए आप, जरा शीशे तोड़ दिए गए। लोगों का दावा है कि यहां पर जैसे हिंदुओं का घर देखा वैसे तोड़फोड़ की गई और वहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो पूरी गली आप देखिए जरा, वहां पर पत्थर बिखरे हुए हैं और लोग गुस्से में हैं। ये आप देख रहे हैं, यहां पर दावा किया गया कि आगजनी जो हुई है वो इसी वजह से हुई है। हालांकि पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर ये लोग एकाएक आगजनी करते हैं, पत्थर बरसाते हैं, क्या कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। अरे मैं करूं? महाकाल की नगरी में हिंदुओं को टारगेट किया गया, तोड़फोड़, आगजनी, देवी देवताओं की तस्वीर लगी गाड़ियों पर हमला और जुमे की नमाज के बाद शहर के कोने कोने में हिंसक भीड़ ने आग लगा दी। दंगाई प्लानिंग के साथ आए थे, नफरती चोला पहनकर हाथ में पत्थर उठाए थे और जैसे ही हिंदू मोहल्ले के पास पहुंचे, जो सामने आया उसे आग के हवाले कर दिया। चाहे बस हो, कार हो, सब कुछ धुआं धुआं कर दिया। कल हिंदू नेता पर हमला और आज हिंदू मोहल्ले में तांडव के बाद सनातनी भी गुस्से में हैं। एक एक उपद्रवी को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। इसी मंशा से अब वो सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। दंगाई कौन थे, कहां से आए थे, मोहन फोर्स मुस्लिम मोहल्लों में पता लगा रही है और ये जांच जारी है कि आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है, दंगाइयों का लीडर कौन है, किसने पूरे उज्जैन को जलाने का प्लान बनाया था। लेकिन दर्शकों, आपको बताता हूं मैं, ये पत्थरबाजी करने वाले ये साजिश के तहत आए हैं, क्योंकि दावा तो यही किया दर्शकों, ऐसी गली में ये घुस गए, यहां बस को आग लगा दी, घरों में तोड़फोड़ की। दर्शकों, महाकाल नगरी उज्जैन इस समय हिंसा की आग में जल रही है। उपद्रवियों ने चुन चुनकर हिंदुओं के घरों पर हमला किया, घरों में तोड़फोड़ के साथ साथ गाड़ियों को निशाना बनाया, बस को आग लगा दी। सबसे बड़ी बात, जिन गाड़ियों पर देवी देवताओं के स्टिकर थे, मुसलमानों की भीड़ ने उन्हीं गाड़ियों पर हमला किया, शीशे तोड़ दिए। नफरत इतनी कि सैकड़ों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी की, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पत्थरबाजी की शुरुआत दावा किया गया मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद हुई। दरअसल एक दिन पहले कुछ लड़कों के बीच विवाद हुआ दर्शकों, और आरोप है कि मुस्लिम युवकों ने विश्व हिंदू परिषद के नेता के साथ मारपीट की। विश्व हिंदू परिषद नेता सोहेल ठाकुर के साथ मारपीट के विरोध में कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए, जिसे देखकर माहौल गर्मा गया और हिंसक भीड़ काफी उग्र हो गई। पहले तो रात के वक्त 13 बसों पर उपद्रवियों ने हमला किया, फिर जुमे की नमाज के बाद भीड़ हिंदू मोहल्ले की तरफ गई और चुन चुनकर हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी करने लगे। हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने और वहां पर अधिकारियों ने फोर्स को तैनात किया है। पत्थरबाजी में शामिल 15 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस का कहना है हिंसा में शामिल किसी को भी बख्शेंगे नहीं। अब मैं आपको बताऊं दर्शकों, इनकी एक एक तस्वीर और सबूत मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन पहले सुनवाता हूं एसपी प्रदीप शर्मा क्या कह रहे हैं, उसके बाद बताऊंगा उपद्रवी कैसे कैद हुए हैं कैमरे के अंदर। सामान्य लगातार पेट्रोलिंग वाहन घूम रहे हैं, जितनी भी अफवाहें हैं उसको काउंटर करने के लिए हमारी सारी पेट्रोलिंग वाहन घूम रहे हैं। सभी पक्षों से हम संपर्क में हैं, उनमें से जो भी जिस पॉइंट के बारे में बता रहे हैं वहाँ सभी जगह हमने ड्यूटी में लोगों को डिप्लॉय कर दिया। सभी करीब 15 से ज़्यादा लोग हैं जो हमारे पास ऑलरेडी गिरफ्त में हैं, हिरासत में हैं।
जो घटनाक्रम हुए उन पे सीसीटीवी फुटेजेस के लिए भी हमने टीवी लगाई है और उन सब के माध्यम से लोगों को चिन्हित किया जाए, जो भी आदमी बदमाशी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तो बाहर की थी, लेकिन सीसीटीवी में क्या हो रहा है ये देखिए आप। हाथों में लाठी डंडे, सर पर टोपी लगी हुई, दिखाइए फुल फ्रेम, ये पत्थर मार रहे हैं। एम्बियंस सुनाइए जरा इसका। मंदिर काला कपड़ा वाले ये तो वो है, ये वो तो कुर्सी तोड़ी थी नहीं, ये वो ठेला वाला था ना। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इस पर रहिएगा। इन लोगों को देखिए, और जिसके घर से ये सीसीटीवी कैद हुआ है उन लोगों ने पहचान लिया है। कैसे पहचाना वो खुद बता रहे हैं, सुनवाता हूं आपको, सुनवाइए जरा। मंदिर काला कपड़ा वाले ये तो वो है, ये वो तो कुर्सी तोड़ी थी नहीं, ये वो ठेला वाला था ना। हाँ ये ऐसा आया था, इस मस्जिद में से निकली ने मंदिर काला कपड़ा वाले। अब जिन लोगों ने सीसीटीवी देखा वो खुद बता रहे हैं कि ये तो कोई ठेला वाला है, ये तो मंदिर तोड़ रहा है, ये तो नमाज के बाद यहां पर पहुंचा हुआ है, और लोग पहचान गए। लेकिन कुछ और सीसीटीवी दिखाता हूं, ये देखिए आप, ये शख्स यहां पहुंचा और गाड़ी पर तस्वीर देखकर तोड़ने लगा। दिखाइए फुल फ्रेम इसे। अब दर्शकों दावा किया गया कि मस्जिद तो यही है पास, क्या यहीं से उपद्रवियों ने हमला किया? लेकिन अभी तक ये जांच की जा रही है, लेकिन जांच के दायरे में ये मस्जिद भी आ गई है। क्या इसी से वो लोग निकले थे? अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, ये आप देखिए, ये एक दो नहीं लगभग 7 बस हैं जिन्हें जलाया गया है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कैसे बसों को आग लगा दी गई। अब दर्शकों इधर जैसे ही आग लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में, ये देख रहे हैं आप, फुल फ्रेम दिखाइए, पुलिस की गाड़ी, अधिकारियों की गाड़ी भी पहुंची और आग पर काबू पाया गया, स्थिति को कंट्रोल किया गया। आराम से एक एक करके डालो, आराम से जल्दी वो डाल दे सीसीटीवी। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शक, अब ये जितने भी सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दिख रहे हैं, उपद्रवी दिख रहे हैं, ये अब पुलिस के रडार पर आ गए दर्शक। आइए जरा मैं आपको बताता हूं पुलिस कैसे जांच पड़ताल कर रही है। उज्जैन जो मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह क्षेत्र है, उज्जैन के तराना में भड़की हिंसा के पीछे बहुत बड़ी साजिश हो रही है। देख रहे हैं आप यहाँ दावा है कि नफरती लोग उज्जैन में दंगा भड़काना चाहते थे। उसी पैटर्न पर हिंसक भीड़ ने हिंदुओं को टारगेट किया। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें जहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। जितने भी हमलावर थे वो अपना चेहरा छिपाए हुए थे। वो पत्थरबाजी के बाद घरों में आग लगाने की नीयत से आए थे, लेकिन जब आसपास के लोग विरोध करने लगे, जो आप देख रहे हैं, तो भाग गए। अब सीसीटीवी में कैद आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का दावा है कि इस हिंसा के पीछे भी मास्टरमाइंड है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद उसका खुलासा होगा। और हिंदुओं पर हमले के बाद इलाके में काफी तनाव बढ़ गया है। दर्शकों आपको बताएं, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए, जो आप देख रहे हैं। उनका कहना है कि दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। फिलहाल इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। तराना में फिर से हिंसा ना भड़के, इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सीएम मोहन यादव भी इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन बस जिसकी जलाई गई है, बस मालिक क्या कह रहे हैं, इस विवाद के पीछे की वजह क्या है, खुद सुनिए आप।
मेरी कोई गलती नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं इन लोगों से। इनका निजी झगड़ा था पुराना, इनकी आपसी रंजिश के कारण इन लोगों का झगड़ा था और हमारा कोई लेना नहीं कोई देना। और मेरे तो उन लोगों से भी संबंध है, जिन लोगों ने जो गाड़ी में फोड़ी उनसे पारिवारिक संबंध है मेरे अच्छे हैं उनसे व्यवहार। बाकी अब उसमें उड़म दुड़म में सब लोगों ने सब गाड़ी, हमारे कुछ चौहान बस भी फोड़ी, हिंदू समाज की भी फोड़ी, नारायण दादा की हमारे उनकी हरसिद्धि वो भी फोड़ी, बाबा बस फोड़ी, आनंद बस फोड़ी और अनेक कार उन्होंने जो खड़ी थी गैरेज पे, जिसकी उसमें हिंदू समाज की ज्यादा कार थी, वो कार भी फोड़ी। लेकिन दर्शकों, इलाके में तनाव है और इलाके में अब पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। दिखा रहे हैं तस्वीर, आपको देख रहे हैं, आप फुल फ्रेम दिखाई। पुलिस ने कह दिया है जो भी इलाके में तनाव फैलाएगा, माहौल बिगाड़ेगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दर्शकों, वहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा किया। उनका कहना है कि अगर तोड़फोड़ करने वालों पर एक्शन नहीं हुआ तो फिर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन दर्शकों, आज उज्जैन में जबरदस्त बवाल हुआ। बवाल दो जगह पर हुआ, एक उज्जैन में और दूसरा उज्जैन के पास धार में। दंगाइयों ने कैसे मोहन फोर्स को चकमा दिया ये तो आपने देख लिया, लेकिन इसकी थ्योरी समझिए। मध्य प्रदेश के धार में आज सुबह से ही हजारों की पुलिस फोर्स तैनात की गई। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही थी। कमांड सेंटर भी बनाया गया था ताकि भाईजान को कंट्रोल में रखा जाए। आज जुमे की नमाज हुई और भोजशाला का विवाद सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नमाज और पूजा एक साथ होनी थी। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने भाईजान को काबू में रखा। हिंसा की मंशा को पुलिस ने नाकाम कर दिया। लेकिन धार से 117 किलोमीटर दूर उज्जैन में भाईजान बेकाबू हो गए और विरोध करने सड़क पर आ गए। हिंदूवादी संगठनों के साथ उलझकर इसी टोली ने उज्जैन में हिंसा की है और वहां पर हिंसा की आग कैसे फैल गई है वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आज इसके बाद लोगों में काफी गुस्सा है। उनका कहना है एक्शन लिया जाना चाहिए। और आज हमने वहां पर मौजूद लोगों से भी बात की है, वो क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। ये पत्थर फेंका, हमारी खिड़की के ऊपर कांच फोड़ दिया पूरा। हम बच गए, हम लोग को कोई डरना नहीं हुई, तो हमसे सिर फूट गया था हम लोगों। ये तकिया मोहल्ले के मोमेडियन है। वो अजान के बाद में प्लानिंग हुई, अजान के बाद में आ गए ये सब प्लानिंग करके एकदम से 25, 30, 40 जने क्या साहब ने हमला करा। ये इधर वो गाड़ी फोड़ दी, ये फोड़ दिया, सब अलग अलग तरीके से। अगर पुलिस प्रशासन और ये लोग सब कम पड़ेंगे ना तो हम लोग जाएंगे, अब इनके घर तोड़ के आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे घर में बहुत बर्बादी मचाई है। ऊपर 3री मंजिल तक पत्थर फेंके हैं और ये लोग कोई भी नहीं आया। पुलिस भी इतनी लेट आई है। इधर हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए थे, अगर हमारे सिर फूट जाते, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हम लोग क्या कर लेते। उनके सबके पास बहुत सारे सरिये, डंडे और सब कुछ था हाथों में, और इतने स्पीड से आए थे सब लोग कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। और दर्शकों, यहां मध्य प्रदेश में जबरदस्त हिंसा हो रही थी और उधर उत्तर प्रदेश में सायरन बज रहे थे, ब्लैकआउट हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सायरन बजे, ब्लैकआउट हुआ और मुनीर कांपने लगा। शहबाज परेशान हो गया क्योंकि ब्लैकआउट होता है तो पाकिस्तान पर हमला होता है। याद है ना आपको? साथ में ही दिखाता हूं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, देख रहे हैं यहाँ पे। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का सायरन बज गया है क्या? दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कैसे यूपी में आज ब्लैकआउट हुआ। एमबिन सुनाइए। दर्शकों, यहां पर ऐसे हालात थे, लग रहा था कि कुछ हो गया है। ऐसे मरीजों की तरह लोगों को ले जाया गया, क्योंकि जैसा 7 मई को हुआ था आज वैसा ही नजारा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला।
योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे, यानी योगी आदित्यनाथ के सामने सब कुछ हो रहा था, लोग परेशान थे, सायरन बज रहा था और ब्लैकआउट हो गया। देख रहे हैं आप। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा दर्शकों, ये ब्लैकआउट आप देखिए और योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। अभी कंट्रोल रूम से युद्ध काल हो या शांति काल, आपदा हो या फिर कहीं पर कोई आकस्मिक दुर्घटना, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में नागरिक सुरक्षा संगठन की भूमिका निर्विवाद रूप से लोगों ने स्वीकार किया है और इसके महत्व को ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सभी 75 जनपदों में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन किया है। देश पर दुश्मन की ओर से युद्ध थोपा गया है तो युद्ध काल में नागरिक समाज की व्यवस्था को संभालने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके, यह भी आज वह इस मॉक ड्रिल के माध्यम से उसने भी यहां प्रस्तुत किया है। लेकिन दर्शकों, ये मॉक ड्रिल क्या इशारा करती है? 7 मई को मॉक ड्रिल हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान पर हमला हो गया था और आज 23 जनवरी को मॉक ड्रिल हुई है। तो क्या आज रात कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि मॉक ड्रिल के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है? लेकिन दर्शकों, आज क्या हुआ? यूपी के 75 जिलों में एक वक्त 6 बजे और लाइट चली गई। देख रहे हैं आप, लोग जमीन पर लेट गए। दिखाइए जरा क्या हुआ। एकाएक सायरन बजने लगे। लेकिन दर्शकों, आज इस मॉक ड्रिल के पीछे कोई बहुत बड़ा संकेत छिपा हुआ है, क्योंकि मॉक ड्रिल यूं ही नहीं हुई है। हमारे सहयोगी राघवेंद्र आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं लखनऊ से। आज लखनऊ समेत पूरे यूपी के 75 जिलों में मॉक ड्रिल हो रहा है। तस्वीरों में अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि इस तरीके से मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें ये देखा जाएगा कि आखिर युद्ध की स्थिति में कैसे बचना है। तस्वीरों में अगर आप देखें तो देख सकते हैं हवाई हमले की प्रैक्टिस हो रही है कि इस तरीके से हवाई हमला हुआ है और इसमें कैसे क्या इंतजामात होंगे, कैसे नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा, क्या कुछ होगा, कैसे लोग यहाँ पर छुपेंगे, कैसे बंकर बनाए जाएंगे, कैसे इनसे बचा जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर ब्लैकआउट का ये प्रैक्टिस की जा रही है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है? अगर ये ब्लैकआउट हुआ है तो फिर सवाल ये, क्या हमला भी होगा? क्योंकि 7 मई को तो ऐसा ही हुआ था। लेकिन ये क्यों ब्लैकआउट किया है? क्योंकि दर्शकों, पाकिस्तान में बैठे आतंकी भारत में हमले की साजिश रच रहे हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मसूद अजहर की, जिसने 26 जनवरी पर आतंकी हमले के संकेत दिए थे। सुनवाइए जरा। ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे। कभी क्या तरीका अख्तियार करते हैं, रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। और दर्शकों, ये आप देख रहे हैं, एनएसजी के कमांडोज भी मिट्टी में मिलाने के लिए आतंकियों को तैयार है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। एनएसजी के कमांडोज ने बता दिया है कैसी भी स्थितियां हैं, हम तैयार हैं। सुनवाइए एमबीएस। लेकिन दर्शकों, इधर भारतीय सेना ने कहा है चिंता की बात नहीं है, पाकिस्तान आतंकी भेजेगा और हम उन्हें ठोकेंगे। दिखाइए फुल फ्रेम।
पाकिस्तान पर अटैक का सायरन बज गया है। आसमान में जंगी जहाज दहाड़ रहे हैं, जमीन पर भारत के भैरव हुंकार भर रहे हैं और योगी के यूपी से निकली ब्रह्मोस तन गई है। 7 मई का मंजर आज पाकिस्तान को सोने नहीं देगा, क्योंकि यूपी में ब्लैकआउट पाकिस्तान में दहशत लेकर आया है, ठीक वैसी ही जैसी 7 मई की रात मुनीर के से बहावलपुर तक फैली थी। इस बार हमारे आर्मी चीफ ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने एक ओपन डिक्लेरेशन किया हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दैट मीन्स स्ट्राइक करने में हमें देर नहीं लगेगी। इधर 26 जनवरी की तैयारियां, उधर मॉक ड्रिल और इमरजेंसी रेस्क्यू रिस्पांस की टेस्टिंग। ये संकेत हैं कि पाकिस्तान की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक ऑपरेशन होगा, कोई कहेंगे लो जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, और उसके बाद इमीडिएटली दे विल अटैक आवर एयरफील्ड्स। यानी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं कि आतंकिस्तान कल सूरज ना देख पाए। क्या दर्शकों, ये पाकिस्तान पर अटैक का सायरन है। आज आपको दिखाते हैं यूपी के 75 जिलों में क्या हुआ, और आपको जानना चाहिए आज रात पूरा पाकिस्तान भी आसमान को निहारेगा, क्योंकि भारत में आज पाक पर अटैक का सायरन बज गया है। दर्शकों, यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल की गई, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यह मॉक ड्रिल ठीक उसी तरह की है जैसे 7 मई को पूरे भारत में हुई थी। 7 मई की मॉक ड्रिल के साथ ही भारत ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया था। तो क्या आज रात फिर से भारत दुश्मन के खिलाफ बड़े अटैक की तैयारी में है? क्योंकि जिस यूपी से निकली ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचाई थी, उसी यूपी के सभी 75 जिलों में शाम 6 बजते ही इमरजेंसी सायरन बजने लगे, जो मैं आपको सुनवा रहा हूं। सभी बड़े शहरों में सायरन, लाइट ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस के साथ मॉक ड्रिल की, और योगी फोर्स ने नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल को रियल टाइम में परखा। ड्रिल में पुलिस, फायर, मेडिकल, एनडीआरएफ और होमगार्ड्स के जवान मौजूद रहे। यूपी के रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, पावर ग्रिड पर संवेदनशील पॉइंट्स बनाए गए। एयर रेड चेतावनी और अफरा तफरी नियंत्रण, एग्जिट एक्सरसाइज कराई गई। यूपी में योगी की तैयारी उन्होंने खुद देखी, कैसे फोर्स ने पूरी तैयारी की है। लेकिन आज पाकिस्तान में इसके बाद दहशत का माहौल है। पाकिस्तान को आज रात भारतीय सेना के हमले का डर सताता रहेगा, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने, आतंकियों ने भारत को गीदड़ भपकियां भेजी, उसके बाद भारतीय सेना भी किसी भी हमले से पहले ही पलटवार की तैयारी में है और आज पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन दर्शकों, वाकई अगर ऐसा होगा तो भारत का एक्शन कैसा होगा, डिफेंस एक्सपर्ट से समझिए। पाकिस्तान की दुम कभी सीधी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका सिर्फ अगर कोई एजेंडा है, सिंगल पॉइंट एजेंडा पर अगर पाकिस्तान एग्जिट कर रहा है, तो वो है एंटी इंडिया, एंटी हिंदुस्तान, एंटी हिंदुस्तानी, एंटी हिंदू। और ये ज़रूर बात है कि इस बार हमारे आर्मी चीफ ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने एक ओपन डिक्लेरेशन किया हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दैट मीन्स स्ट्राइक करने में हमें देर नहीं लगेगी। सोच विचार के लिए किसी को समय नहीं दिया जाएगा। सो अगर हमारी स्ट्राइक होती है तो एक तरीके का युद्ध जैसी स्थिति पैदा जरूर होगी। सो अगर देखें तो यूपी के सीएम साहब जो हैं वो एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। आवाम में एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर लड़ाई जैसे हालात होंगे तो। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अब 26 जनवरी की तैयारी पूरे देश में हो रही है और दिल्ली में भी उसके लिए फुल ड्रेस रिहर्सल है। तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इसी को आतंकियों की नजर लग सकती है दर्शकों, क्योंकि आतंकी 26 जनवरी पर बड़े हमले की तैयारी में हैं, लेकिन सेना भी उसी रफ्तार से तैयार है। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं मैं, कर्तव्य पथ पर यही है वो भैरव ब्रिगेड जो तैयार है आसमान में गर्जना करने के लिए, धरती पर धमक जमाने के लिए। सुनवाइए जरा।
पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो याद कर ले वो तारीख, 8 तारीख, कैसे हमला किया था भारत की सेना ने और बता दिया था अब वैसी तैयारी की जा रही है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है? लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, जो तस्वीर अभी तक हम आपको दिखा रहे हैं उसके पीछे का कारण है दर्शकों, पाकिस्तान ने अब तक 800 ड्रोन भेजे हैं। सोचिए ये ड्रोन क्यों आ रहे हैं भारत? ये निगरानी के लिए आ रहे हैं, लेकिन भारत की सेना इसके लिए तैयार है दर्शकों। इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा मैं। और ये जो ड्रोन आ रहे हैं, ये जो आतंकी आ रहे हैं, इन्हें ठोकने का काम शुरू हो गया है। मैंने कहा ना आपको सेना तैयार है। उसका पहला उदाहरण, पहला रुझान आपके सामने, जैश का कमांडर एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। 72 गुरों के पास उस्मान को पहुंचा दिया है सेना ने। लेकिन दर्शकों, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये जो आतंकी हैं, ये कितनी साजिश कर लें, भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है। आइए जरा आपको बताते हैं, ये है वो तैयारी। ये पाकिस्तान की तरफ से दर्शकों ड्रोन आ रहे हैं, लेकिन भारत की सेना भी सर्विलांस कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को लगातार हमले का डर सता रहा है और इसीलिए पाकिस्तान ने सीमा पर ड्रोन घुसपैठ अचानक तेज कर दी है। सीमा पर भारत ने अब तक करीब 800 पाकिस्तानी ड्रोन मूवमेंट नोट किए हैं और भारतीय सेना और एयर डिफेंस ने लगभग 240 पाक ड्रोन मार गिराए। ज्यादातर ड्रोन निगरानी और भारत की तैयारी जांचने के इरादे से भेजे गए। ड्रोन लॉन्च का पैटर्न साफ बताता है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक सेना लगातार भारत की शील्ड परख रही है और यही है वो शील्ड। भारत की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ने हर सेक्टर में रियल टाइम रिस्पांस दिया है। S-400 सिस्टम और लो लेवल ड्रोन डिटेक्शन नेटवर्क सक्रिय रहा। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब सेक्टर में सबसे ज्यादा ड्रोन दिखे। कई ड्रोन सीमा पार करते ही इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का शिकार बने, निष्क्रिय हो गए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। उधर सेना ने आज जैश के कमांडर उस्मान को भी जहन्नुम पहुंचा दिया है। उसी उस्मान को जैश ने 26 जनवरी पर बड़े अटैक के लिए भारत भेजा था और ड्रोन और आतंकी घुसपैठ संकेत देते हैं दोनों तरफ से जंग की तैयारी है। इसी खतरे को भांपते हुए यूपी में इतने बड़े स्तर पर शहर शहर मॉक ड्रिल कराई गई। ये ड्रोन साइबर और हाइब्रिड थ्रेट से निपटने की तैयारी के संकेत हैं दर्शकों, क्योंकि यूपी में राम मंदिर, काशी और मथुरा जैसे सनातन के बड़े केंद्र मौजूद हैं। लिहाजा यूपी में योगी फोर्स एक्स्ट्रा एहतियात बरत रही है और तैयारियां तेज कर रही है, क्योंकि इस बार आतंकी घुसपैठ का रूट बांग्लादेश के रास्ते भी हो सकता है और अगर ऐसी कोई भी इमरजेंसी आई तो जवानों को किस तरह रिस्पॉन्स करना है, यह आज यूपी में हुई मॉक ड्रिल से समझा जा सकता है और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। यह ड्रिल इस बात की तरफ इशारा करती है कि जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च हो सकता है। अगर ऐसा हुआ दर्शकों, तो भारत कैसे फिर तैयारी कर रहा है, एक्सपर्ट से समझिए। जब से ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल मई के महीने में खत्म हुआ है, तब से लगातार हर महीने पाकिस्तान भारत के अंदर कभी JNK बॉर्डर में, कभी पंजाब बॉर्डर में, कभी राजस्थान बॉर्डर में अपने ड्रोन भेजता रहता है। ऐसे ड्रोन भेजकर पाकिस्तान इंडियन एयरफोर्स के एयर डिफेंस रेडार्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, ताकि अगर हम हमारे एयर डिफेंस रेडार को स्विच ऑन कर दें इन ड्रोन को ढूंढने के लिए, ट्रैक करने के लिए, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स को हमारे जो एयर डिफेंस रेडार हैं उनकी लोकेशन पता लग जाती है। तो अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान की एयरफोर्स को हमारे एयर डिफेंस रेडार्स की लोकेशन और उनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पहले से ही पता होगी, ताकि वो हमारे रेडार्स को जैम कर सके। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं मैं, ये पूरी तैयारी की जा रही है और इसके पीछे का कारण पता है क्या है? ये तस्वीर आप देखिए। रामनगरी में भी मॉक ड्रिल हुई, क्योंकि अयोध्या टारगेट पर रहता है आतंकियों। अयोध्या में मॉक ड्रिल कैसी हुई, सुनवाइए जरा। अब दर्शकों, कानपुर में भी कुछ ऐसे ही हुआ, देख रहे हैं आप। कानपुर में भी इमरजेंसी ड्रिल हुई है, यानी यूपी के शहर शहर में इस समय माहौल
गरमाया हुआ है क्योंकि ड्रिल से पाकिस्तान तक हड़कंप मचा हुआ है। हम मौजूद हैं कानपुर के जीआईसी ग्राउंड में। तस्वीरें आपको दिखाएं तो देखिए लगातार हवाई हमले पर अगर कभी होता है युद्ध तो कैसे जो आम नागरिक हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखें, जिसको लेकर के यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है वो की जाएगी और कैसे जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए, जिसको लेकर के ये मॉक ड्रिल की जा रही। अब दर्शकों, ये तैयारी तो आपने देख ली, लेकिन भारतीय सेना की तैयारी कैसी है ये देख रहे हैं आप। ये आसमान में फाइटर जेट्स दौड़ रहे हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि यूपी में मॉक ड्रिल और आसमान में भारतीय फौज की गर्जना। दर्शकों, लेकिन बड़ी बात क्या है, आपको यह तस्वीर बड़ी अच्छी लग रही होगी कि भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब देगी, लेकिन पाकिस्तानियों की तो नींद उड़ गई है, डर लगने लगा है, गला सूखने लगा है। सुनवाता हूं आपको। इस दफा मैं समझता हूं कि गैप वैप कोई नहीं होगा, एक ऑपरेशन होगा, कोई कहेंगे लो जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, और उसके बाद इमीडिएटली दे विल अटैक आवर एयरफील्ड्स, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने पॉज किया हुआ है। हाँ। खत्म नहीं, पॉज किया हुआ है। तो मतलब ये है कि इसको फिर चलाएंगे हम। पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं उनके ऊपर भारतीय फौज अपने फायर खोलती है और इस सब के अंदर पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराने का दावा। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ये पाकिस्तान डर में रहे, खौफ में रहे। वजीर आजम वहां के ये हैं शहबाज, ये सिर्फ और सिर्फ भीख मांगना जानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया कह रही है। ये देखिए गाजा पीस कमेटी में कैसे ही फंसा लिया है ट्रंप ने उन्हें, और ऐसा फंसाया है कि अब गाजा में भी जाना पड़ेगा। जिसको लेकर छाती पीटते थे वहीं जाना पड़ेगा। जिस इजराइल को लेकर बड़ी बातें करते थे उसी इजराइल के अंडर काम करना पड़ेगा। अब दर्शकों, ऐसा ही पाकिस्तान में हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये एआई जनरेटेड वीडियो है, पाकिस्तानी शेयर कर रहे हैं कि मुनीर ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। सुनवाइए जरा। एक नया सीन वॉर पैदा हो गया है। शाबाश जवानों। हेलो सर, हमने हमास के 2 दहशतगर्द मार दिए। सोचिए आप, जो पाकिस्तान इजराइल को बार बार सवालों के कटघरे में खड़ा करता था, आज वही पाकिस्तान इजराइल के लिए लड़ेगा। यह होता है ट्रंप के सामने घुटने टेकना दर्शकों। और पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है वो भी आपको सुन लेना चाहिए। अगर इसको ना करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं माफ करेगा, और अगर हाँ करते हैं तो फंस जाएंगे। नोना बन रहे हैं अमेरिका के हाथों। इतना बुरा हाल तो मेरे ख्याल है पिछले 3 जो हमारी रिलेशनशिप रही थी 10-10 साल की, उनमें भी नहीं हुआ था। मेरे पाकिस्तानियों, आज आपका सौदा अमेरिका के हाथों नहीं किया गया, आज आपका सौदा इसराइल के हाथों में किया गया। शहबाज शरीफ ने वो ट्रंप की पेशकश को कबूल किया और आज बकायदा साइन भी कर दिया कि जिसका मकसद ये था इसराइल को इनडायरेक्टली तस्लीम किया जाए, क्योंकि फलस्तीन से हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का है इंशाअल्लाह, और क़यामत तक रहेगा। और ये फलस्तीन फलस्तीनियों का है, कोई ट्रंप का, ये इसराइल का नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है कि जिसको यहूदियों ने, इसराइलियों ने पाला है इसी काम के लिए कि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के अंदर जाकर ये जड़ों में बैठकर अंदर ये रायसाजी कर रहे हैं, राह हमवार कर रहे हैं कि हम मुआहदा इब्राहिमी पे दस्तखत कर दें और इसराइल को तस्लीम कर लें। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ये पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, लेकिन ट्रंप भी कुछ कम नहीं है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान को फंसाया और दूसरी तरफ ईरान को उड़ाने की तैयारी है। ट्रंप ने तो पीस पीस कहकर अलग गेम कर दिया है। दिखाता हूं मैं आपको, पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। पीस की बात करने वाले समंदर में यूएसएस अब्राहम लिंकन उतारते हैं और आसमान में उनके फाइटर जेट है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा।
आपको एक और तस्वीर, ये आप देखिए, अरब सागर में अमेरिका ने अपनी धमक जमा ली है, यानी एक गलती ईरान को साफ कर देगी। यह अमेरिकी सेना की तैयारी, यानी दावोस से लौटते ही क्या ईरान पर ट्रंप ने प्लान बना लिया है? क्या ईरान पर जल्दी हमला करने वाले हैं? उसकी तस्वीर आप देखिए, तैयारी कैसी है, सुनवाइए। लेकिन दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी नजर ईरान पर है। सुनिए जरा वो कैसे इशारों इशारों में बहुत कुछ कह जा रहे हैं, सुनवाइए जरा। हम ईरान पर नजर रख रहे हैं। एहतियातन के तौर पर हमारे कई जहाज उस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, इधर आप देख रहे हैं अमेरिका से दो दो हाथ करने के लिए ईरान भी तैयार है, और आज मिसाइल टेस्ट करके ईरान ने कह दिया कि डरने वाले नहीं है, होता है जो अमेरिका कर ले। लेकिन दर्शकों, ईरान ने इधर मिसाइल टेस्ट की और बताया कि सिर्फ अमेरिका नहीं, इजराइल भी हमारे टारगेट पर है, और अगर हमला किया तो फिर इजराइल को भी हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ट्रंप को देखकर ईरान ने भी तैयारी कर ली है। देख रहे हैं आप, ये ईरान की तैयारी है, यानी अगर कुछ हुआ तो पूरा ईरान और साथ साथ मिडिल ईस्ट धुआं धुआं हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध का माहौल बन रहा है। सागर में दो दो हाथ की तैयारी हो चुकी है। एक ने धरती से मिटाने की कसम खाई है, तो दूसरा किले की हिफाजत के लिए तैयार है। तो अब बस ऐलाने जंग का इंतजार है। You're going to be hit harder than you've ever been hit, but we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction. पहले प्रदर्शन की आग ने झुलसाया, अब विध्वंसक जंगी बेड़े से तबाही का प्लान है। लेकिन दर्शकों, इधर अगर ट्रंप की तैयारी है तो खामनेई क्या करेंगे? क्या करेगा ईरान? और अगर ईरान ने कदम उठाया तो अमेरिका और इजराइल क्या करेंगे? आइए जरा आपको विस्तार से समझाता हूं। अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। दर्शकों, दावोस समिट से लौटते वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उनकी नजर ईरान पर है, और अगर अमेरिकी सेना ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रही है, अमेरिका के हथियार तेहरान पर हमले के लिए तैयार हैं। दर्शकों, मिडिल ईस्ट के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स मंडराने लगे हैं। कतर के अल उदीद एयरबेस पर अमेरिकी विमान खड़े हुए हैं, जो आपको दिखा रहे हैं। जॉर्डन के मफराक अल सुल्तान एयरबेस पर भी अमेरिका की तैयारी आपके सामने है। अरब सागर में अमेरिकी युद्धपोत को हमले के लिए हरी झंडी का इंतजार है। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है।
ईरान मिसाइल की टेस्टिंग कर अपनी तैयारियों का एहसास करा रहा है। ईरान के निशाने पर अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी आ गया है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप को बड़ी वार्निंग दे दी है। अराक्ची ने कहा, हम अमेरिका से हर मुकाबले के लिए तैयार हैं। ईरान कभी भी अमेरिका के सामने घुटने टेकने वाला नहीं है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अराक्ची ने कहा, पहले भी ईरान पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन हर बार दुश्मन जीत से दूर रहा है और इस बार भी दुश्मन का वही हश्र होने वाला है। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का जवाब। दोनों सुनिए। हम ईरान पर नजर रखे हुए हैं, हम ईरान को देख रहे हैं। आपको पता है, हम उस दिशा में बहुत सारे जहाज भेज रहे हैं। बस ऐसे ही अगर जरूरत पड़ी तो हमारी तरफ से एक बड़ा बेड़ा उस दिशा में जा रहा है और देखते हैं क्या होता है। यह एक बड़ी ताकत है। हमारी बहुत बड़ी फोर्स ईरान की तरफ जा रही है। मैं तो नहीं चाहता कि कुछ भी हो, लेकिन हम उन्हें बहुत बारीकी से देख रहे हैं। तुम पर इतना जोरदार हमला होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ। हमारे पास एक आर्म्ड है, एक विशाल बेड़ा उस दिशा में जा रहा है और शायद हमें इसका इस्तेमाल न करना पड़े। देखते हैं। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल ने पहले भी ईरान पर हमला करने की कोशिश की और पराजित हुए। दोहराया तो नतीजा वही होगा। ईरान बातचीत के लिए भी तैयार है, लेकिन वह आपसी सम्मान पर आधारित होना चाहिए। जब अमेरिका मानेगा कि बातचीत आदेश नहीं होती, तभी वार्ता संभव है। लेकिन दर्शकों, आज तो गजब हो गया और दावोस पर इस समय दुनिया की नजर है। आपको बताता हूं, दावोस में आपने तमाम खबरें देखी होंगी, लेकिन जेलेंस्की पहुंचे और जेलेंस्की ने वहां से ईरान का मुद्दा उठाया और उनके खुद के देश में युद्ध हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं खामनेई को हटा देना चाहिए। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। ईरान को लेकर हर कोई यह देखने का इंतजार कर रहा है कि अमेरिका क्या कदम उठाएगा। दुनिया की तरफ से फिलहाल कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यूरोप भी कोई पहल नहीं कर रहा है। अब जब जेलेंस्की ने ईरान का मुद्दा उठाया तो जवाब दे दिया अब्बास अराक्ची ने और जेलेंस्की को जोकर बता दिया। जोकर बताया दर्शकों, ये पोस्ट आपको दिखा रहा हूं जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगे हुए। यानी इसका सीधा मतलब ये, युद्ध रुकवाने के लिए जेलेंस्की क्या ईरान की तरफ ट्रंप का ध्यान मोड़ रहे हैं। और यही बात अब दुनिया पूछ रही है। दावोस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमीर जेलेंस्की ने ईरान का मुद्दा क्यों उठाया। जेलेंस्की ने ग्लोबल मंच से खामनेई को हटाने की मांग कर डाली। कहा, ना तो दुनिया ना ही यूरोप कोई पहल कर रहा है। जेलेंस्की को अब अमेरिका के एक्शन का इंतजार है। जेलेंस्की के इस बयान पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जो मैं आपको अपने पीछे दिखा रहा हूं। यहां पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर जेलेंस्की को जवाब दिया। कहा, जेलेंस्की खुद तो दूसरे देशों से मदद मांगते हैं और ईरान पर हमले का सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम ईरानी खुद अपनी रक्षा करना जानते हैं और हमें किसी की मदद की भीख नहीं मांगनी पड़ती। ईरान के विदेश मंत्री ने पोस्ट के जरिए कटाक्ष भी किया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेलेंस्की की यही वाली तस्वीर शेयर की जो मैं आपको दिखा रहा हूं और कैप्शन में लिखा, दुनिया में ऐसे जोकरों की कमी नहीं है। अब्बास अराक्ची ने कहा, दुनिया अब ऐसे जोकरों से तंग आ गई है और इसलिए उन्होंने जेलेंस्की को जोकर तक कह दिया। लेकिन इसे लेकर अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है, क्या यूक्रेन और रूस युद्ध से जेलेंस्की ध्यान भटकाना चाहते हैं। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की आलोचना तो अवश्य की है, लेकिन ईरान की इस्लामिक रिजीम को अपने राष्ट्र के अंदर की स्थितियों पर भी ध्यान देना चाहिए। और ईरान की इस्लामिक रिजीम जिस तरीके से वहाँ पर महिलाओं के ऊपर दमन करती है, अनेक तरीके के पहले ही विद्रोहों को दबाने के लिए ईरान की इस्लामिक रिजीम ने जो ब्रुटैलिटी दिखाई है और आर्थिक रूप से ईरान की इस्लामिक रिजीम लगातार विफल होती जा रही है, ऐसी वजहों से ईरान के अंदर एक विद्रोह की स्थिति है। और ईरान में यदि कोई सत्ता परिवर्तन होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण ईरान के जो आंतरिक अंतर्विरोध हैं, जो इस्लामिक रिजीम की जो विफलताएं हैं, वो इसका सबसे बड़ा कारण बनेगी।
लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शक, अगर ये तस्वीर अभी तक बन रही है तो फिर ईरान में इस समय हो क्या रहा है। लेकिन ईरान में खबर यह है दर्शकों कि प्रदर्शन रुक गया है। ये तो आपको मैं पुरानी तस्वीर दिखा रहा हूं, लेकिन वहां पर खबर यह है कि अब प्रदर्शन रुक गया है। क्या खामनेई ने विरोध को थाम लिया है? और अगर खामनेई ने थामा है तो उसके पीछे का कारण कौन है? उसके पीछे है रूस और चीन। दावा किया जा रहा है कि ईरान में प्रदर्शन को थामने के लिए चीन और रूस का सहारा लिया गया है। और इसके लिए कैसी तैयारी की गई थी ये आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसके लिए अभी तक जो तैयारी आई है वो चौंकाने वाली भी है। क्योंकि चीन ने जो ईरान का साथ दिया है उससे बहुत हद तक ईरान में प्रदर्शन रुक गया है। फिलहाल हिंसक प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं दर्शकों। 8 जनवरी को प्रदर्शनकारियों ने भयंकर आगजनी की। IRGC जनरल कासिम सुलेमानी की प्रतिमा में आग लगा दी। हिंसक प्रदर्शन में ईरान में भारी तबाही हुई और सरकारी प्राइवेट दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया। लेकिन ईरान ने इजराइल और अमेरिका को इसका सूत्रधार बताया। ईरान में इस तबाही की आग को बुझाने में चीन ने बड़ी मदद की है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस भी ईरान के अंदर जो प्रदर्शन चल रहे थे उसे रोकने में मददगार बना। चीन ने डिजिटल दमन को जो नीति ईरान को दी है वो एक सलाह काम आई है। इसी के तहत सबसे पहले इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। सारे टीवी मोबाइल सब बंद हो गए। स्टारलिंक का सैटेलाइट कनेक्शन भी बंद कर दिया गया। इससे ईरान की बात दूसरी दुनिया तक पहुंचनी बंद हो गई और प्रदर्शनकारियों का विरोध धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। चीन और ईरान के बीच 25 साल का तकनीकी सुरक्षा समझौता हुआ है। समझौते के तहत ईरान को स्मार्ट निगरानी कैमरे और सर्विलांस सिस्टम मिले हैं। ये कैमरे ईरान के कई शहरों और कस्बों में लगाए जा चुके हैं। लेकिन ये बड़ी बात है, ईरान ने मदद ली चीन और रूस से और पूरी तरह से वो उसे बंद करने में भी कामयाब रहे। यानी अब प्रदर्शन बंद हो गया है, लेकिन हमले का डर सता रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर है दर्शकों, मुंबई में BMC का चुनाव हो गया, सरकार बन गई, लेकिन यहां जबरदस्त युद्ध चल रहा है हरा और भगवा का। शेख वर्सेस राणा का दिखाते हैं आपको। पहली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। यहां एक तरफ कहा जा रहा है कि मुमरा को हरा कर देंगे, लोग कह रहे हैं हरा करने वाले पाकिस्तान चले जाएं, यहां तो भगवा होगा। फुल फ्रेम दिखाइए। अब इधर देखिए आप, ये हैं हरा करने वाले और ये कह रहे हैं हरा करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। सुनवाइए जरा दोनों को। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा। अब चुनाव से पहले भी चल रहा था दर्शक, खुलेआम धमकीबाजी हो रही थी, अब ये चुनाव के बाद भी चल रहा है। सुनवाइए जरा। अरे मर्द का बच्चा होता तो इसको वोट देंगे तो हमारे यार इधर खींच के बता क्या मारेंगे, समझा? ये दरामद काम की बात बताना। वाकिफ ने हम लोग बहुत खतरनाक खानदान के लोग हैं। जिस दिन खोपड़ी घूमेंगे ना एंट्री बंद करा दूंगा मुमरा के अंदर। लेकिन दर्शकों चुनावों में भी ओवैसी के भाई छूटे, ये 15 मिनट मांग रहे थे और यहां पर भी अब हिंदूवादी नेता कई नेता सामने आए और लोगों के साथ आ गए, वो भी 15 मिनट मांग रहे हैं। यानी 15 मिनट वर्सेस 15 मिनट की जंग चल रही है। सुनिए जरा। 15 तारीख 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग रहेगी। ये 15 मिनट के लिए तो बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ काम हमारे पूर्वज कर दिए और कुछ हमारे लिए छोड़ दिए, तो क्यों ना एक बार 15 मिनट हमें भी दे दिया जाए। तुम मरने के बाद गाड़ते हो तो कीड़ा मकोड़ा लगता है और हम मार के जब गाड़ते हैं तो उस पे ऑर्गेनिक गोभी उगाते हैं। लेकिन दर्शकों ये मुंबई से जंग शुरू हुई है। BMC का चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हो रही। आइए आपको बताते हैं हो क्या रहा है। एक तरफ हरा, दूसरी तरफ भगवा। मुंबई के मुमरा में ओवैसी के पार्षद सहर शेख विवादों में। जीतने के बाद शेख ने पूरे मुमरा को हरा करने वाला बयान दिया था। सहर शेख के इसी बयान पर अब जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। नवनीत राणा भड़क गई और पाकिस्तान जाने की नसीहत दे दी। दरअसल ओवैसी की पार्टी से पार्षद बने सहर शेख ने कहा, आने वाले 5 साल में हम पूरे मुमरा को हरा कर देंगे।
जिस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नवनीत राणा ने कहा, पूरा हरा करने के लिए पहले तो शेख पाकिस्तान जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, इस देश में भगवा ही चलेगा, हरा भरा नहीं चलेगा। नवनीत राणा ने कहा, हरा करेंगे ये सपना कभी सच नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, इस देश में ऐसे कार्यकर्ता और मेरे जैसे देशभक्त हैं, जब तक शरीर में खून है तब तक कोई भगवा हटा नहीं सकता। सुनिए नवनीत राणा ने क्या कहा। के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा, इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है। जो धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, ये धर्म के लिए हम जिएंगे भी और मरेंगे भी। किसी ने कितना भी कुछ बोला, ग्रीन करेंगे, हरा करेंगे, तो तुम्हारे सपने भी सच नहीं हो सकते हैं। ये याद रखना, इस देश में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार लेके ये खून में दौड़ते हैं। जब तक ये खून खत्म नहीं होगा तब तक भगवा इस देश से कोई हटा नहीं सकता। इतना याद। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज जबरदस्त एक्शन किया योगी फोर्स, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं, क्या एक्शन लेट हो गया? क्योंकि एक मासूम को किडनैप कर लिया दर्शकों, लाखों रुपए मांगे गए, यही है वो मासूम, लेकिन इसको बचा नहीं पाए। दिखाते हैं आपको, पहली तस्वीर दिखाइए। 13 साल के आयुष का अपहरण कर लिया गया दर्शकों। आयुष का अपहरण कर लाखों रुपए की फिरौती मांगी गई। सवाल ये अपहरण करने वाले कौन थे? लेकिन जैसे ही खबर आई कि फिरौती नहीं मिली, मासूम की हत्या कर दी, तो परिवार वाले रो रो कर परेशान हो गए। दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए। परिवार वाले परेशान हैं, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हाँ, बहुत बेरामी से मारा, कसाईयों जैसे मारा। हाँ, बहुत बेरामी से मारा, कसाईयों जैसे मारा। हाँ, बहुत बेरामी से मारा, कसाई। लेकिन आज दर्शकों, इसके बाद जबरदस्त हंगामा हो गया। लोगों ने कहा, प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की? पहले कार्रवाई नहीं की गई, इसके लिए विरोध किया गया। दिखाइए जरा कैसे लोग सड़कों पर आ गए। यूपी के चित्रकूट में बदमाशों ने 13 साल के मासूम का अपहरण कर लिया। 40 लाख की फिरौती मांगी। 1 घंटे में पैसे नहीं मिले तो शैतानों ने मासूम की जान ले ली। घटना से गुस्साए लोग आरोपियों का एनकाउंटर की मांग करने लगे। पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पलटी जा सकती है, किसकी गाड़ी भी पलटेगी। गाड़ी पलटी जा सकती है, किसकी गाड़ी भी पलटेगी। गाड़ी पलटेगी। लोग सड़कों पर न्याय की मांग कर रहे थे, तो उधर योगी फोर्स ने 2 घंटे के अंदर ही आरोपियों को घेरा। एनकाउंटर में कुल्लू को ढेर कर दिया, जबकि इरफान घायल हुआ। सीएम योगी खुद कह चुके हैं, यूपी में अपराध करोगे तो बचोगे नहीं। बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। लेकिन दर्शकों, आज योगी फोर्स ने जबरदस्त एक्शन कर दिया। यानी जिन्होंने फिरौती मांगी वही अपहरणकर्ता योगी पुलिस के शिकंजे में आए और उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। लेकिन दर्शकों, आपको बताता हूं कैसे यह एनकाउंटर किया गया है, पुलिस ने कैसे पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं। चित्रकूट में मासूम के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। कपड़ा व्यापारी के बेटे आयुष का पहले अपहरण किया गया। बदमाशों ने फोन करके व्यापारी से 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी। बदमाशों ने व्हाट्सएप से कॉल कर 1 घंटे की मोहलत दी। व्यापारी अशोक केसरवानी ने मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। पुलिस और परिवार ने मिलकर बच्चे की खोजबीन शुरू की। कॉल ट्रेस करके व्यापारी के घर से 100 मीटर दूर की लोकेशन मिली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कमरे में एक बक्सा मिला। बक्से को खोला गया तो उसमें मासूम आयुष का शव था। आयुष का गला रस्सी से घूंटा गया, सीने पर चोट के भी निशान मिले। शव देखने के बाद परिवार और लोग काफी गुस्से में आ गए।
पुलिस प्रशासन से आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की। पुलिस ने व्यापारी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी की जांच की तो फुटेज में इरफान और कल्लू नाम का शख्स दिखाई दिया। दोनों आयुष को मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहे थे, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने आयुष का अपहरण कर लिया। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश करती रही। सुबह 7:30 बजे पुलिस ने दोनों आरोपियों को घेरा और उनका एनकाउंटर कर दिया। आपको बताएं, दोनों तरफ से फायरिंग हुई। कल्लू इसमें मारा गया जबकि इरफान घायल हुआ है, लेकिन लोग मासूम के मर्डर से आक्रोशित हैं। परिवार वाले सीएम योगी से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आयुष की हत्या में शामिल सभी लोगों का एनकाउंटर किया जाए, ये मांग भी की जा रही है और बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग तेज हो गई है। सुनवाते हैं पीड़ित परिवार का क्या कहना है। भाई हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता, 8:30 बजे उसी ने फोन किया, फिरौती मांगा, तब हम लोगों को पता चला। हम लोग कैमरे में चेक किए, उसमें 5:59 बता रहा जब वो लड़का निकला है। वो फिरौती मांगा, इसीलिए हम लोगों को पता चला, नहीं पता कहाँ चल पाता। नहीं, 10:30 बजे रात तक हम लोगों के बीच में था। वो यहीं पे था। हत्या करने के बाद भी को मार के अपने कमरे के बाथरूम में रखा था। नहीं, जमीन में गाड़ दिया था? नहीं, जमीन नहीं गाड़ा था, गाड़ने की जुगाड़ में था, समय उसके पास नहीं था। हाँ, बहुत बेरहमी से मारा, कसाईयों जैसे मारा। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। पूरा व्यापारी समाज, आप कैमरे की दृष्टि सबको दिखाइए, कितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, सबके आंखों में आंसू है, आक्रोश है, व्यापारियों का बहुत आक्रोश है। लेकिन दर्शकों, पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े होने भी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यूपी पुलिस के जवान हनी ट्रैप में फंस रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा दर्शकों, यह है वो लड़की जो इन्हें हनी ट्रैप में फंसा रही है। इसका नाम है रिवॉल्वर रानी और 1-2 नहीं, 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले इसके जाल में फंस गए। तस्वीर दिखाइए पहली, ये आप देखिए। रिवॉल्वर रानी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, इसको लेकर भारी बवाल हो गया है। आपको जानकारी दे दें, जबरदस्त बवाल है कि आखिर कैसे हनी ट्रैप में फंसाया गया है। अब दर्शकों बताते हैं, ये है वो रिवॉल्वर रानी जिसने अपने जाल में कई पुलिस वालों को फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल किया है और इसका ब्लैकमेल करने का तरीका आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए, इंस्टाग्राम पर ये वीडियो बनाती है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं दर्शकों, ये पहले जाल में फंसाती है, लेकिन विवाद में गोली भी चल गई दर्शकों। और पुलिस वाले जो आपकी रक्षा में तैनात रहते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं, उन्हीं को जाल में फंसाकर ये शिकार बनाती है। लेकिन दर्शकों, ये रिवॉल्वर रानी कैसे शिकार बनाती है वो आपको बताऊं, उससे पहले एक तस्वीर और दिखाता हूं। ये तस्वीर है दर्शकों, देखिए। ये मोबाइल के जरिए जाल में फंसाती है और फिर पुलिस वाले ब्लैकमेल होने लगते हैं और कई जानकारी देने लगते हैं। लेकिन आज जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है दर्शकों। आइए जरा आपको बताते हैं रिवॉल्वर रानी करती क्या थी, दिखाइए जरा। गोरखपुर में पैसे की उगाही के विवाद में गोली चल गई। अंशिका सिंह की फायरिंग में अमिताभ नाम का शख्स घायल हो गया। पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन खबर यह है कि पुलिस ने अंशिका को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बताएं, जांच में अंशिका को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। अंशिका पुलिस कर्मियों को वीडियो कॉल करती, कॉल के दौरान अंशिका न्यूड हो जाती, स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस कर्मियों को ब्लैकमेल करती। अंशिका के फोन से कई चैट और कॉल्स डिटेल मिले हैं। आपको बताएं, सीओ समेत 15 पुलिस कर्मियों से बातचीत के सबूत मिले हैं। अंशिका पुलिस कर्मियों के साथ आज आम लोगों को भी निशाने पर ले रही थी। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से दोस्ती करती, धीरे धीरे लोगों को वीडियो कॉल करने लगती, अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करके लोगों को धमकाती, बदनामी का डर दिखाकर पैसों की वसूली करती। दावा है कि 5 साल में 150 लोगों को इसने जाल में फंसाया है। पुलिस अंशिका के खातों की जांच कर रही है। आपको बताएं, पुलिसकर्मियों के साथ संबंध की भी जांच जारी है। अंशिका हथियारों के साथ रील भी बनाती थी और अब इसको लेकर पुलिस भी जांच के दायरे में आ गई। सुनिए जरा पुलिस टीम क्या कह रही है। शाम में एक विवाद की सूचना प्राप्त हुई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर पता चला कि एक बर्थडे पार्टी के लिए कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे।
इनका आपस में ही वाद विवाद हो गया। वाद विवाद में ही वहाँ पर फायर हुआ, जिससे कि एक व्यक्ति की गोली लगी, जिसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती करा दिया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। मौके से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। जिस वेपन से फायर हुआ था उसे रिकवर कर लिया गया है, जिसमें अन्य तथ्य जो भी सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखा दर्शकों आपने, यानी फोन की दुनिया में रिवॉल्वर रानी ने कैसे पुलिस वालों को ही शिकार बनाया, सब हैरत में। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज वसंत पंचमी है दर्शकों। वसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन जीने का एक गहरा सूत्र भी है। आज के दिन मां सरस्वती की कृपा, वसंत ऋतु के आगमन और प्रकृति के नव जीवन का प्रतीक है। वसंत पंचमी हमें याद दिलाती है कि अज्ञानता को छोड़कर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना ही सच्चा जीवन है। जीवन में ज्ञान सबसे बड़ा धन है। धन आता जाता रहता है, लेकिन विद्या कभी नहीं छीनती। मां सरस्वती हमें यही सिखाती हैं कि बुद्धि, विवेक और सही ज्ञान से जीवन की हर चुनौती का आसानी से सामना किया जा सकता है और आपका जीवन आसान हो जाता है। आप पर भी मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH